बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अच्छा जी, हम आते हैं अपने सिलेबस की तरफ। हमने क्लास स्टार्ट किया था, हमने चैप्टर 24 कंप्लीट कर लिया था मीटिंग्स। मैं अब उसको अगेन रिवाइज नहीं करवा रही। द रीज़न इज़ कि हमने जब चैप्टर 24 पढ़ रहे थे तो ड्यूरिंग द भी लेक्चर चैप्टर हमने उसको काफ़ी टाइम रिवाइज किया था। एक एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसका देख के और एक एक टॉपिक को हमने डिटेल में देख लिया था। प्लस मैंने एक अलग से भी जो लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग सेंड की गई है लास्ट टाइम, उसमें पूरा चैप्टर 24 अगेन रिवाइज करवाया है। ठीक है, तो आप वो सुन लीजिए। तो हम नेक्स्ट अपने चैप्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा उस पर मूव कर रहे हैं, जो कि है हमारा चैप्टर 25 मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इस चैप्टर की ग्रेड देख लेते हैं कि आईकैप में इसकी कितनी वेटेज है, जो कि हमने अपनी जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी ये देखा था ओरिएंटेशन का। अब देखिए, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आपके चैप्टर 24 और चैप्टर 25 सिर्फ ये दो चैप्टर्स में से आपका 15 to 25% पेपर कवर हो रहा है। 15 to 25% पेपर, तो ये एक बड़ी वेटेज का पेपर आप कह लेंगे जी, बड़ी वेटेज का टॉपिक है। जितने भी हमने पहले चैप्टर कंप्लीट किए, चैप्टर 19, 20 वो 5 से 10, प्रोस्पेक्टस शेयर कैपिटल 5 से 10। अब ये जो चैप्टर 24, 25 है, इसमें से 15 से 25 नंबर का। और नेक्स्ट हम जो चैप्टर 26 और 27 देखेंगे उसमें 10 से 20 नंबर का। ओके जी, चैप्टर पे आते हैं। इस चैप्टर के पूरे 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, पावर्स, ड्यूटीज एंड लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये देखिए, पहले दो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डायरेक्टर से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं जब भी आपको प्रीवियस लेक्चर दे रही थी तो उसमें मैंने बार बार डायरेक्टर्स की जब भी बात की तो मैंने यही कहा था कि हम मैनेजमेंट में जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट से मुराद डायरेक्टर्स, मोस्टली डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स, क्योंकि चीफ एग्जेक्टिव इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो एक चीफ एग्जेक्टिव होने की वजह से भी डायरेक्टर होता है, ये आगे देखेंगे। अदर ऑफिसर्स में भी वो चीफ एग्जेक्टिव आता है। फिर अदर ऑफिसर्स में चीफ डायरेक्टर्स के अलावा बाकी जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरी हैं, शेयर रजिस्ट्रार और काफ़ी एक दो और आपके हैं चीफ एग्जेक्टिव इंक्लूडिंग, तो ये अदर ऑफिसर्स में आएंगे, उसके बारे में हम चीज़ें देखेंगे। अब ये चैप्टर का नेम है मैनेजमेंट। इस चैप्टर का नेम मैनेजमेंट क्यों है, पहले इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने जब चैप्टर 19 पढ़ा था तो हमने कहा था कि मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि ज़रूरी नहीं है सारे शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स भी हों, मैनेज करने वाले और लोग होते हैं और कंपनी के जो मालिक होते हैं वो और लोग होते हैं। ओनरशिप से मुराद शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट से मुराद डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स जो कंपनी को चला रहे होते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए कहा था जी मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब यहाँ पे जो डायरेक्टर्स आएंगे वो डायरेक्टर्स हैं, इस वजह से हम इसको मैनेजमेंट में देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो शेयर होल्डर है। हो सकता है कि कोई डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हो। आगे हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्या है, ये कंपलसरी है कि एक डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हो, तो आगे सारी हम चीज़ें देखेंगे ये इस पूरे चैप्टर मैनेजमेंट में। तो बेस आपकी यहाँ से बनती है कि मैनेजमेंट से मुराद कंपनी को चलाने वाले। अब कंपनी को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, अदर ऑफिसर्स हैं, जितने भी सारे लोग, सेक्रेटरी, अब ये सारे एम्प्लॉयज़
एम्प्लॉयज चूंकि ये ऑपरेशन लेवल पे आ जाते हैं, काम डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बन रहे होते एम्प्लॉयज, तो डिसीजन करना कंपनी के ये उसमें नहीं आता है। इसलिए लॉ डायरेक्टर्स और ये ऑफिसर से रिलेटेड कंसर्न इस वजह से है क्योंकि बेसिकली लॉ की कंप्लायंस इन्होंने करवानी है। कंपनी सही काम कर रही है, कंपनी के जो मेजर डिसीजंस हैं वो डायरेक्टर्स कर रहे होंगे और कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के बाद करने होंगे। लेकिन अगेन सारी अथॉरिटी, सारी पावर वो सब किसको दी गई? डायरेक्टर्स को। तो एक तरह से कह लें कि जो बंदा कंपनी को चला रहा है तो पावर्स उसके पास आई हुई हैं। नो डाउट वो शेयर होल्डर ना हो या नो डाउट कि वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहा, उस तरह से मालिक नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टर जरूर है, कंपनी को अपने हिसाब से चला सकता है। उसको इनसाइडर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जितना डायरेक्टर्स को पता होगा और ऑफिसर्स को उतना शेयर होल्डर्स को शायद कम ही पता हो, क्योंकि शेयर होल्डर्स आएंगे साल के बाद और अगर बहुत ही बड़ी कंपनी है तो उसके तो बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं और हो सकता है कि वो मीटिंग भी कोई ना अटेंड कर पाएँ, और मीटिंग अटेंड करें तो वीडियो के थ्रू करें और एक्चुअली फिजिकली जाके चीज़ों को ऑब्जर्व या उसका एनालिसिस ना कर सकें। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट, इलेक्शन, दो चीजें हैं, ठीक है जी। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा। अब इसके अंदर आप कह लें 6 चीजें आप देखेंगे। ये आप नोट्स साथ साथ बनाते जाइए क्योंकि ये नोट्स शायद आपको चैप्टर 25 के अवेलेबल ना हो नेक्स्ट चैप्टर से ऑनवर्ड्स, क्योंकि वो अभी फिनिशिंग पे नहीं पहुंचे और कुछ तो अभी नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं, तो इट्स अ बिजी रूटीन, तो मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। लेकिन आप इसे अपनी समरी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, हम इस पे नोट्स बनाते जाएंगे बाकायदा। आप भी अपने कॉपी पेंसिल पकड़िए और इस पे नोट्स बनाते जाइए, उसमें एडिशन कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली लेक्चर के दौरान मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सारी चीज़ें उस तरह से इन डिटेल लिख सकूं जैसे मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे हम मोटी मोटी चीज़ें करेंगे, आप वो कर सकते हैं। इसके अंदर पहले तो आप डायरेक्टर्स का ओवरव्यू लेंगे कि डायरेक्टर्स होते क्या हैं, जनरल इंफॉर्मेशन, जिसमें डायरेक्टर्स के बारे में आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स। पहला कि जी आप इंट्रो देखेंगे इसके बारे में, फिर एक डायरेक्टर्स का कंपनी के साथ एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को कहते हैं फिड्यूशियरी रिलेशन, ठीक है, वो देखेंगे। फिर एक वर्ड होता है जी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नेचुरल पर्सन, फिर एक टर्म होती है नॉमिनी डायरेक्टर्स, ये क्या होते हैं, और डायरेक्टर्स की जब आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं इसी के अंदर हम समझेंगे कि असाइनमेंट ऑफ ऑफिस क्या होता है, और डायरेक्टर्स की कंसेंट। अब ये चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट है उतना चैप्टर लंबा भी है। अब आप ये देखिए कि इस पूरे चैप्टर के टोटल 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से अभी मैंने पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखा अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, और उस फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी 7 हेडिंग्स हैं, सॉरी 6 हेडिंग्स हैं, 1 2 3 4, ये आपका यहाँ पे था, 4 5 और 6। अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाली हेडिंग पे हैं,
तो अभी आपने ये बाकियों को नहीं देखना, हम फर्स्ट वाली पे हैं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें चीजें याद होती जाएंगी। अभी बाकियों की तरफ हमने नजर नहीं करनी। हम पहले हमने बाकायदा बाकी 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी इतना डिटेल में नहीं देखे। हम अपने फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे आगे अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, और उसमें से भी फर्स्ट हेडिंग पे आए, वो है डायरेक्टर्स। फर्स्ट हेडिंग जो डायरेक्टर्स है उसके अंदर भी हम देखेंगे क्या क्या चीजें। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इंट्रो देखेंगे डायरेक्टर्स का, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, नेचुरल पर्सन से क्या मुराद है डायरेक्टर्स में, नॉमिनी डायरेक्टर्स कौन होते हैं, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस क्या होता है, और कंसेंट का इस पूरे डायरेक्टरशिप में क्या ताल्लुक है। तो अभी आपने फोकस रखना है। हमने इन जो है ये हमारी कितनी चीजें हो गई, एक। अब इसमें भी फर्दर ये रिमूव क्यों हो रहा है, इंट्रो, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी, 5, 6 और 7। अब आप ये देखिए इसमें भी 7 चीजें हैं। ये चैप्टर लंबा है, इसको ऐसे ही याद करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे तो चीजें याद रह जाएंगी। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत लंबा है, घूम जाएंगे इसके अंदर, चीजें मिक्स होना शुरू हो जाएंगी और यही चैप्टर आपको बहुत ज्यादा आगे तंग करेगा। और ये चैप्टर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप कह लें कि आपको 25% पेपर चैप्टर 25 और चैप्टर 24 25% वेटेज पेपर की बहुत होती है, तो आप पूरे कह लें कि जी सीलो को कंट्रोल कर लेंगे एक तरह से। इसलिए साथ साथ रहिए और इसको समझिए। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। मैं फिर ये कह रही हूँ, मैंने इन बाकी हेडिंग्स को इवन लिखा भी नहीं है, तो आपने भी इसकी तरफ इतना तवज्जो नहीं देनी। आपने सिर्फ उस चीज की तरफ तवज्जो देनी है जो मैंने अभी डिस्कस कर रही हूँ, जो एट द प्रेजेंट मोमेंट जो हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, उसको समझने की तरफ फोकस करना है। बुक से भी हम देख लेंगे इसको, उसकी कोई आपने टेंशन नहीं लेंगे। सबसे पहले आ जाइए इंट्रो पे। अब मैं बारी बारी इस पे इंट्रो पे आ जाती हूँ। सबसे पहली चीज तो इंट्रो में आपको पता है कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ये हमने बार बार डिस्कस कर लिया। डायरेक्टर्स कंपनी को चलाने वाले होते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल से मुराद कंपनी डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करती है। कंपनी पर्सन जरूर है लेकिन वो नेचुरल पर्सन नहीं है, जिंदा नहीं है, लिविंग थिंग्स नहीं है। वो लिविंग थिंग नहीं है कि हम आम इंसानों की तरह खाए पिए, एग्जिस्ट करे, चले फिरे, अपनी बिहाफ पे खुद ही डिसीजन करे, खुद ही से चल फिर के लोन ले गया, खुद ही से सप्लाईज करे, खुद ही से परचेजेस करे, खुद ही से चीजें सेल आउट करे, खुद ही से चीजें मैन्युफैक्चर करे, वो कंपनी ये खुद नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए कहा गया कि ये इंसानों की बनाई गई ही एक मखलूक है कंपनी। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद कुछ नहीं कर सकती। पर्सन जरूर कहा है इसे लॉ ने, पर्सन की हैसियत जरूर दी है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। अपने जो भी इसके काम करने हैं वो सारे नेचुरल पर्सन ही करेंगे, इसके भी यहाँ पे माजूर है कह लें एक तरह से। पर्सन जरूर है, अपने कोई काम नहीं कर सकते, पर्सन है, एग्जिस्ट करती है लेकिन किताबों में। तो जी जिन लोगों ने इसको मैनेज करना है, एक डायरेक्टर हो, एक पर्सन हो, तो वो है डायरेक्टर जिन्होंने मैनेज करना है। अगर ज्यादा डायरेक्टर्स हैं, अगर क्या ज्यादा ही डायरेक्टर्स होते हैं एक कंपनी में, एक सिंगल मेंबर कंपनी होती है जिसमें हो सकता है कि एक ही डायरेक्टर हो, एक ही मेंबर हो, एक्सेप्ट फॉर दैट बाकी कंपनीज में एक से ज्यादा ही डायरेक्टर्स होते हैं, तो उसको कलेक्टिवली कह दिया जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले जी डायरेक्टर्स आपको लीडरशिप देते हैं, एक तरह से लीडरशिप और डायरेक्शन। कंपनी को एक तरह से डायरेक्शन मिलती है कि कंपनी ने करना क्या। अब जब हम कहते हैं कि कंपनी ने ये परचेजेस कर ली, कंपनी ने ये सेल कर लिया, कंपनी ने ये डिसीजन ले लिया, इट डजंट मीन कंपनी खुद कुछ कर रही है। उसके बिहाफ पे डायरेक्टर्स कर रहे हैं और उसको लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये कंपनी किस सिमत में जाएगी, ये कंपनी क्या आगे करना चाहती है, कंपनी के ऑपरेशंस क्या होंगे, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। ये कौन उसको प्रोवाइड करेगा? डायरेक्टर्स। और जब एक डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, और कलेक्टिवली जब कहा जाएगा तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएगा। एक पूल डायरेक्टर्स का मिला के उसको कह दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा जी, अब ये जो वर्ड डायरेक्टर है ये जरा इंपॉर्टेंट है।
लॉ कहता है कि डायरेक्टर से मुराद ये नहीं है कि एक बंदा है, एक कंपनी है जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक कंपनी है इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आपको पता है डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, परचेज डिपार्टमेंट जो टोटली परचेज वगैरह से रिलेटेड चीज़ें देखता है, सेल डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, व्हाटएवर इस तरह के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ये परचेज को ही कहते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ये डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट वगैरह करता है, आईटी जो है कंप्यूटर वगैरह परचेज करता है, डिपार्टमेंट सारे लोग मिलके इससे रिलेटेड आईटी से रिलेटेड मैटर्स देखते हैं। इन्वेंट्री में स्टॉक काउंट वगैरह और स्टॉक जो रखा होता है उसको काउंट किया जाता है। सेल में सेल ऑब्वियसली जो उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा होता है। अब ये जो परचेज डिपार्टमेंट के कुछ आप कह लें कि जी हेड होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसको वैसे ही एक डेजिग्नेशन दे देती है कंपनी, जो कहती है जी ये डायरेक्टर है, परचेज डायरेक्टर है। सेल के केस में उसका जो हेड है उसको कह दिया जी ये सेल डायरेक्टर है। इसका ये मतलब है कि सेल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। आईटी का कहा जी तो ये आईटी का डायरेक्टर है, यानी कि पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाला, पूरे डिपार्टमेंट का हेड ये पर्सन होगा। एचआर का तो जी ये एचआर डायरेक्टर है। लॉ कहते हैं कि मैंने जब डायरेक्टर बोला तो मेरे डायरेक्टर से मुराद ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ये सेल डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ये आईटी डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ये एचआर डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो डायरेक्टर की वर्ड बोल रहा हूं ये वो डायरेक्टर है जो पूरी कंपनी का डायरेक्टर है, जो लॉ की जुबान में डायरेक्टर है, ना कि ये कंपनी ने खुद ही से एक डेजिग्नेशन देके डायरेक्टर कह दिया। जो लॉ की जुबान में डायरेक्टर है, और वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो डायरेक्टर होता क्या है, उसके काम क्या होते हैं। तो सिर्फ ये वर्ड डायरेक्टर से आपने कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ जॉब टाइटल की बेस पे जी ये उसका आईटी डिपार्टमेंट का टाइटल है तो ये डायरेक्टर नहीं हो जाएगा। डायरेक्टर से मुराद वो डायरेक्टर है जो फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट डायरेक्टर है। और जो मैं तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से वो अपॉइंट किया जाएगा और जिस तरीके से वो इलेक्ट किया जाएगा, और जो इवन मैं प्रोसेस बताऊंगा और जो मैं प्रोसीजर बताऊंगा, जो कंडीशंस बताऊंगा, जो उसकी लिमिटेशंस बताऊंगा, जो उसकी कंडीशंस बताऊंगा, जो उसकी टर्म्स और जो भी रेगुलेशंस है जो बताऊंगा, उसके हिसाब से वो डायरेक्टर है। वो इस बेस पे वो डायरेक्टर नहीं है। ओके, ये चीज हो गई क्लियर हमारी कि वर्ड डायरेक्टर से मुराद ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट के या कोई भी एक डेजिग्नेशन कंपनी खुद ही किसी पर्सन को देके जी इस पर इसका डायरेक्टर बना दिया, इसका डायरेक्टर बना दिया, ये वो डायरेक्टर नहीं है। तो आप भी किसी कंपनी में अगर कोई सिंपल ऐसी डायरेक्टर पूछे ये आईटी डायरेक्टर है, इट डजंट मीन कि वो पर्सन, वो फिर इसका मतलब सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड है उस डिपार्टमेंट का, पूरे कंपनी का डायरेक्टर नहीं है। क्योंकि ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, यहाँ पे जो इस डायरेक्टर की बात हो रही है वो पूरी कंपनी का डायरेक्टर है। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक इतने से डिपार्टमेंट का या इतने से सिर्फ एचआर का या इतने आईटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नहीं है, पूरी कंपनी का डायरेक्टर है। ओके, इसके बाद है जी एक सवाल बच्चे ने जो पूछा था कि जी डायरेक्टर मेंबर भी होता है, यहाँ पे अब वो जवाब देने लगे हैं। वो कहते हैं कि जी ये बिल्कुल ज़रूरी है कि जो भी आपका डायरेक्टर होगा वो कंपनी का मेंबर भी होगा, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उसी में से डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। डायरेक्टर इज मेंबर, तो उसके मेंबर होना ज़रूरी है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस हैं या कुछ एक्सेप्शंस ऑलवेज आर देयर कि जहाँ पे लॉ स्पेसिफिकली अलाउ कर देगा कि नहीं जी नॉन मेंबर्स जो हैं, यानी कि जो कंपनी के मेंबर्स नहीं भी हैं, वो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये इसी चैप्टर में हम आगे जाके देख लेंगे कि वो कौन से सिनेरियो हैं कि जहाँ पे एक बंदा कंपनी का मेंबर है ही नहीं लेकिन वो इवन देन कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन उन सिचुएशंस के अलावा जनरल रूल यही है, जो तो एक्सेप्शंस लॉ ने बताई ओके फाइन, वहाँ पे एक नॉन मेंबर डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन यूजुअल और एक जनरल बाय डिफॉल्ट लॉ ने ये कहा कि जो भी पर्सन डायरेक्टर होगा उसका मेंबर होना ज़रूरी है, तो वो पर्सन मेंबर होगा, अदरवाइज वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस बता दूंगा उन एक्सेप्शंस के अलावा।
अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ है कि वो कहते हैं कि लॉ कहता है कि कुछ स्मॉल जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स और मेंबर सेम होते हैं। स्मॉल कंपनीज जैसे सिंगल मेंबर कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई, जहाँ पे मेंबर्स ही बहुत थोड़े होते हैं, तो वहाँ पे एक नॉन मेंबर को वो कहाँ से अपॉइंट करें। वो कहते हैं कि जो मेंबर हैं, हम घर की बात है तो जी घर की पर्सन डायरेक्टर मिल के बन जाते हैं, ऑनर्स भी हो जाएंगे और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा जी, अब कोई ऐसी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, जहाँ पे डायरेक्टर्स अलग हैं और शेयर होल्डर्स अलग हैं, और उसमें से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो मेंबर्स भी हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जिसके 7 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 4 डायरेक्टर्स ऐसे हैं वो मेंबर्स भी हैं। बाकी दूसरे डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टर्स, वो कौन से हैं वो देख लेंगे, वो नॉन मेंबर हैं यानी कि, लेकिन इसमें से 4 हैं वो मेंबर्स भी हैं। अब आपको पता है कि आप मीटिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि कंपनी की 2 तरह की मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स की और मेंबर्स की। मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं और डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आपने जनरल मीटिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ के आए कि जी वोटिंग राइट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, वोट्स कितने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेयर होल्डिंग। तो ये जब यही डायरेक्टर्स जब बोर्ड मीटिंग में बैठे होंगे, यानी कि जब 7 डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही होगी आपस की, 7 डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आपस में मीटिंग होगी, तो हर डायरेक्टर के पास एक वोट होगा। ठीक है जी, वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि उसके पास शेयर्स कितने हैं, उसके पास क्या है। डायरेक्टर्स की मीटिंग में चाहे वो मेंबर है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो नॉन मेंबर है, उसके पास एक वोट है। लेकिन जब आएगी मेंबर्स की मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग में अब वो डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है। ठीक है जी, अब वो डायरेक्टर नहीं देखा जाएगा, वो हाँ डायरेक्टर जरूर है, लेकिन अब जनरल मीटिंग में उसके पास देखा जाएगा कि उसके पास शेयर्स कितने हैं और शेयर्स के ऊपर वोटिंग राइट्स कितने हैं। तो वो जो भी वोट्स वगैरह कास्ट करेगा तो वो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट होंगे। तो ये चीज थोड़ी सी आपने समझनी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उसके पास सिर्फ एक ही वोट होगा, और बाकी अगर वो जनरल मीटिंग में बैठा है, और वो जनरल मीटिंग में इसलिए बैठा है क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेंबर भी है, तो फिर उसके पास जो भी राइट्स होंगे, वोट्स होंगे, वो प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स के उसके पास कितने जो शेयर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। हमने डायरेक्टर से रिलेटेड मीटिंग्स में कोई वोटिंग राइट्स या कुछ इस तरह की चीज डिस्कस नहीं की, एक्सेप्ट फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो हमने देखी थी, उसमें मिनट्स में थोड़ा जाके देखा था कि इसके मिनट्स बनेंगे, और वो आपने कॉपी, जो मिनट्स की कॉपी है वो विद इन 14 डेज ऑफ द रेजोल्यूशन आपने हर डायरेक्टर को प्रोवाइड कर देनी होती है। वोट्स वाली ये जो चीज़ है ये अब हमने यहाँ पे आगे पढ़ ली कि डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी आपस की, वहाँ पे सबके पास एक वोट होगा, और जो भी डिसीजन पास किए जाएंगे उसमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें सिर्फ मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर ये लोग किसी चीज़ पे डायरेक्टर्स डिसीजन करना चाह रहे हैं, 7 डायरेक्टर हैं जिसमें से 4 एग्री कर जाते हैं, 3 एग्री नहीं करते, तो हो सकता है वहाँ मेजोरिटी की बेस पे डिसीजन हो जाए, और अगर 3 एग्री कर जाते हैं, 4 एग्री नहीं करते, तो डिसीजन शायद ना हो। तो कलेक्टिवली डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं कलेक्टिवली और मेजोरिटी, या तो शायद सारे डायरेक्टर्स एग्री कर जाएं, या शायद 2 या 3 डायरेक्टर्स एग्री नहीं करते, तो वो मेजोरिटी की बेस पे 4 डायरेक्टर्स जो एग्री कर गए तो उसकी बेस पे डिसीजन ले लिया जाए शायद। ओके, ये 3 चीजें थी जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में देखनी थी, और वो हमने देख लिया, डायरेक्टर मेंबर भी हो, और चौथी चीज हमने वोट्स के बारे में देखी, वोट्स या वोटिंग राइट्स। अब आ जाते हैं हमारी सेकेंड हेडिंग, वो है फिडुशियरी रिलेशनशिप। अभी हम अपना फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं।
फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर भी फर्स्ट हेडिंग के अंदर सेकंड पॉइंट फिडुशियरी रिलेशनशिप। फिडुशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? आपका और आपके दोस्त का क्या एक ताल्लुक है? आप अपने किसी दोस्त पे ट्रस्ट करते हैं, जैसे एक ट्रस्ट का ताल्लुक होता है। आपने कोई पैसे उधार दिए अपने दोस्त को, एक आम दूसरा बंदा एक आपसे वही लोन लेने आता है, लेकिन आप उसको नहीं देते, आप अपने दोस्त को दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो दोस्त है वो अगर को पैसे वापस कर देगा, आप उसको जानते हैं, आप दोनों के दरमियान एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। आप कहीं बाहर जाते हैं किसी काम के लिए और आप अपना काम सारा सौंप जाते हैं अपने दोस्त को। यहाँ पे दोस्त की बजाय मैं अगर आपके भाई की एग्जांपल ले लूँ, या दोस्त की एग्जांपल बेटर है क्योंकि उन दोनों आपके दरमियान ट्रस्ट का रिलेशन है। जहाँ पे बात आए ट्रस्ट की, उसको कहते हैं फिडुशियरी रिलेशनशिप। अब ये डायरेक्टर्स के साथ कैसे लिंक इन करता है? वो इस तरह से कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी को चला रहे हैं। अब कंपनी को वो चला रहे हैं तो कंपनी एक तरह से ट्रस्ट कर रही है डायरेक्टर्स पे। कंपनी से मुराद मेंबर्स एक तरह से ट्रस्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स पे कि कल को ये जो भी डिसीजंस लेंगे, हमने अपने बंदे बिठाए हैं, ये जाहिर सी बात है कंपनी के मुफाद में ही डिसीजन लेंगे, कंपनी के इंटरेस्ट में ही डिसीजन लेंगे, और जो भी चीज़ होगी मतलब एथिकली चीज़ें लेके चलेंगे और एक ट्रस्ट का रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो फिडुशियरी की वैसे अगर मिसाल देखें तो वो कहते हैं कि जी फिडुशियरी को कहते हैं कि जी एक ट्रस्ट का रिलेशन क्रिएट हो जाए दो या दो से ज्यादा पर्सन में, तो उसको कह देते हैं कि फिडुशियरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। और टिपिकली भी अगर इसमें बात करें तो ये फिडुशियरी इस सेंस में आता है कि जब आप एक बंदे का दूसरे बंदे पर एक रिलायंस और ट्रस्ट इस सेंस में डेवलप होता है क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व होती है, तो फिडुशियरी रिलेशनशिप तब भी यूज होता है जब मनी का खास तौर पे लेन देन का ताल्लुक एक डेवलप हो जाए और उस केस में आप दूसरे बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक फिडुशियरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे उसने कहा कि जी लॉ कहता है कि फिडुशियरी रिलेशनशिप तभी इस्टेब्लिश होता है जब एक बंदा दूसरे बंदे पे ट्रस्ट करता है और उसे ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। ठीक है जी। अब देखा जाए तो जब जिन बंदों ने मिलके डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, डायरेक्टर्स को अपने बिहाफ पे बिठाया, डिसीजन लो, एक ट्रस्ट का पहले रिलेशन क्रिएट हुआ। सबसे पहले तो जी फिडुशियरी की एक कंडीशन पूरी हुई कि मनी का एक रिलेशन क्रिएट हो गया। दूसरा ये कि ट्रस्ट क्रिएट हुआ और उस ट्रस्ट की बेस पे मेंबर्स ने इस बात का उस पे ट्रस्ट किया और उन्हें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि जो डायरेक्टर्स कल को डिसीजन लेंगे वो कंपनी के इंटरेस्ट में होंगे, मेंबर्स की फेवर में होंगे, और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि कंपनी या मेंबर्स की नुकसान में हो, उनके फायदे में ही होगा जो भी वो डिसीजन लेंगे। तो ये एक तरह से फिडुशियरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। तो लॉ भी कहता है कि ये डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में एक फिडुशियरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। और हमने एक वर्ड पढ़ा था एजेंट का। अच्छा जी, पहले तो जी ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का रिलेशन क्रिएट हुआ और दूसरे बंदे ने कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट किया उस पे, और एक बंदे ने दूसरे बंदे का कॉन्फिडेंस गेन किया इस बात पे कि मैं फाइनेंशियली तुम्हारे लिए फायदा ही करूंगा, फायदा ही सोचूंगा। एक वर्ड यूज किया था एजेंट का। एजेंट पे मैंने कहा था कि हम वैसे तो एजेंसी वाला चैप्टर देखेंगे जब, तो उसमें भी डिटेल देखेंगे, लेकिन एजेंट मैंने बताया था कि एक एजेंट ऐसा पर्सन होता है जो आपके बिहाफ पे सारे काम करता है। हर वो काम जो आप कर रहे होते हैं वो आपका एजेंट कहलाता है। अब डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट होते हैं। लॉ ने कह दिया कि ये डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट हैं, ये बाय लॉ कह दिया ये एजेंट है, ये कंपनी के बिहाफ पे सारे डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी खुद नहीं कर रही कुछ भी, लेकिन डायरेक्टर्स कर रहे हैं। ये मेंबर्स के बिहाफ पे भी हो सकता है कि डिसीजंस ले रहे हो।
तो ये कंपनी के एजेंट होते हैं जिस पे मेंबर्स ने ट्रस्ट किया होता है और उन्हें इस चीज़ की पावर दी होती है, इस चीज़ का हक दिया होता है कि वो फाइनेंशियल डिसीजंस करें हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो इस वजह से उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होगा और टू द कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उसके इंटरेस्ट में होगा। और इसके अलावा जी वो अपनी ड्यूटीज का भी खास ख्याल रखेंगे, विजिलेंट होंगे अबाउट देयर ड्यूटी, विजिलेंट अबाउट ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह पूरी करेंगे। तो गर्ज एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। और अगर एक डायरेक्टर जानबूझ के एक ऐसा काम करता है जो कि कंपनी के फेवर में नहीं है, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, तो हम कहते हैं कि ही इज लैकिंग द फिड्यूशियरी बिहेवियर। और ये यूजुअली कब आता है? जब एक डायरेक्टर वही बिजनेस स्टार्ट कर दे जो कि कंपनी बिजनेस कर रही है। अब अपना वो मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरी कंपनी, दूसरे बिजनेस को देगा, इस कंपनी को नहीं देगा जहां पे वो डायरेक्टर है। वो कोई ऐसे डिसीजंस लेगा जो उसके बिजनेस के अपने फायदे के लिए होंगे, लेकिन हो सकता है कंपनी के नुकसान में हो। आगे भी हम देखेंगे, इसको डिटेल देखेंगे। तो अभी हम यही देख रहे हैं कि अगर कोई वो ऐसे डिसीजन करेगा तो हम कहेंगे ही इज टेकिंग द फिड्यूशियरी बिहेवियर। तो ये कोर्ट फिर उसको जो कहेगी कि जब आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ओके जी, फिड्यूशियरी में हम भी इतना ही देखेंगे। आगे आ जाइए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो कि है CCG। अच्छा, ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क भी कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, सेट ऑफ गाइडलाइंस को और सेट ऑफ रेगुलेशंस को कहते हैं। तो CCG कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोड कहते हैं जी एक एथिक्स का, कह लें कि जी कुछ लॉ के बाद कुछ मजीद रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी पे लागू हो रही होती हैं, स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के लिए, तो उसको कह दिया जी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट कंपनी को भी कहते हैं, आपको पता है, कॉर्पोरेशन, तो ये वहां से निकला है। गवर्नेंस, गवर्न करना किसी चीज को। तो ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक एथिक्स का, एक रेगुलेशन का एक फ्रेमवर्क है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। और कमीशन के पास पावर होगी तो वो ये कोई भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश कर सकता है। और जाहिर सी बात है ये चीज़ें एक्सपेक्ट किससे की जाएंगी? डायरेक्टर से। तो कमीशन CCG कोड इशू कर सकता है और एक फ्रेमवर्क की कंप्लायंस के लिए डायरेक्टर्स को इन्फोर्स कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है। इसके बारे में जी बस इतना ही है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड आपने बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि ये एक फ्रेमवर्क होता है जो कमीशन के पास अथॉरिटी है कि वो इंश्योर करे कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो वो कंपनी अच्छे मतलब काम कर रही है, डायरेक्टर्स से ये चीज़ इंश्योर करवाई जाएगी। इससे अगली चीज़ है जी नेचुरल पर्सन्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी खुद कुछ नहीं कर सकती, उसको इवन चलाने वाले भी, पहले ही चलाने वाले कुछ लोग बैठे हुए हैं, उसे कह दिया डायरेक्टर्स बिठाए हैं। अगर डायरेक्टर्स को भी कह दिया जाए एक आर्टिफिशियल पर्सन हो, यानी कि एक कंपनी है अकमल लिमिटेड, उसका डायरेक्टर है असलम लिमिटेड, यानी कि एक दूसरी कंपनी इस कंपनी की डायरेक्टर है, ये तो बात वहीं पे आ गई, एक माजूर दूसरे माजूर को संभाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया कि जो डायरेक्टर होंगे वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकते, वो नेचुरल पर्सन ही होंगे। ठीक है जी, ये आपसे सवाल भी आ सकता है, MCQ भी पूछा जा सकता है। जबकि आपको पता है कि एक मेंबर की जब बात आती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, एक कंपनी, अ कंपनी कैन बी अ मेंबर ऑफ
another company, but a director, या आप कह लें कि जी कंपनी a company cannot be a director of another company. ठीक है जी, इसकी हमने एग्जांपल भी देखी है। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी की मेंबर हो जाती है तो आपको पता है फिर वो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। और फिर एक हमने मीटिंग वाले चैप्टर में ही रिप्रेजेंटेशंस वाला कॉन्सेप्ट देखा कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है तो वो अपने बिहाफ पे कुछ पर्सन को, एक किसी भी पर्सन को, ऑफिशियल को अपॉइंट कर सकती है कि वो उसके बिहाफ पे जाके मीटिंग में डिस्कशन करे, पार्टिसिपेट करे, वोट करे। जो भी राइट उस कंपनी के पास एज अ मेंबर होते तो वही राइट्स और पावर्स वो बंदा भी एक्सरसाइज करे जिसको उस कंपनी ने अपॉइंट किया। तो यहाँ पे जी एक नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती। अच्छा जी, एक टर्म यूज हुई है वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव। हमने जब मैथ वगैरह पढ़ा था तो हमने वेरिएबल कहते थे कि एक ऐसी चीज जो कि चेंज होती है, वेरिएबल जो कि चेंज होती है। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना किसी को, ठीक है, रिप्रेजेंट करना किसी को, उसकी नुमाइंदगी करना, किसी दूसरे पर्सन की नुमाइंदगी करना। इस टर्म को यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि जो एक डायरेक्टर है उसकी डेजिग्नेशन चेंज नहीं होगी। कि एक डायरेक्टर है वो लॉ की जुबान में एक फिक्स डायरेक्टर है, वो वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पहले दिन जब डायरेक्टर सेलेक्ट हुआ, अपॉइंट हुआ, उसकी जो टर्म्स कंडीशंस, उसकी जो भी आपने कहा कि उसकी अथॉरिटी, वो पहले दिन से ही कंपनी का डायरेक्टर है, वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनी के कुछ हिस्से का तो डायरेक्टर है, इस हिस्से का डायरेक्टर नहीं है। कंपनी के सेल डिपार्टमेंट का सिर्फ डायरेक्टर है, कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वो पूरी कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे डिपार्टमेंट्स का डायरेक्टर है। तो वो चीजों को सिर्फ वेरिएबली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा कि कभी इसका डायरेक्टर हो गया या शायद इसका डायरेक्टर हो गया। कंपनी को वेरिएबल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक डायरेक्टर मतलब वो पूरी कंपनी का डायरेक्टर है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट का या कंपनी के किसी स्पेसिफिक पोर्शन का, स्पेसिफिक ऑपरेशन का डायरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर वो डायरेक्टर है तो ही इज अ डायरेक्टर इन इंटायरिटी। ठीक है जी, इसमें यही चीज है। इसके बाद आ जाइए, फिफ्थ हमारी हेडिंग है नॉमिनी डायरेक्टर्स। अच्छा जी, नॉमिनी डायरेक्टर से पहले हम जरा 2-3 टाइप्स देख लें कि डायरेक्टर सिलेक्ट किस तरह से, जिस तरह से हो रहा होता है। 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें से एक है अपॉइंटेड डायरेक्टर, एक है इलेक्टेड डायरेक्टर, एक है नॉमिनी डायरेक्टर। जो भी डायरेक्टर हो रहा होगा ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि वो डायरेक्टर किस तरह से अपॉइंट हुआ होगा, वरना तो डायरेक्टर सारे बराबर हैं। लेकिन वो डायरेक्टर्स बने कैसे हैं उसकी बेस पे हमने कह दिया कि कुछ अपॉइंटेड डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं। अब एक तो इलेक्शन, मैं पहले इलेक्टेड की बात कर लेती हूँ। डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा मीटिंग में, वो एजीएम में, आपको याद होगा एजीएम में 4 काम हो रहे होते हैं जिसमें से एक काम इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स है। एजीएम में जब इलेक्शन हो रहा होगा डायरेक्टर्स का, उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है कि इलेक्शन कैसे होगा, जो कि हम इसी चैप्टर में देखेंगे वो प्रोसीजर क्या है। वो डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन होगा उसके नतीजे में जो डायरेक्टर सिलेक्ट होगा वो कहलाएगा इलेक्टेड डायरेक्टर।
ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपॉइंटेड और नॉमिनी में। मीटिंग में कहा गया जी डायरेक्टर कौन बनना चाहता है। किसी ने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, किसी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया। एक बंदे ने कहा जी मैं डायरेक्टर बनता हूँ मेंबर्स में। एक बंदे ने कहा वही डायरेक्टर बन गया, इलेक्शन उसका कोई भी नहीं हुआ। क्या वो अब इलेक्टेड डायरेक्टर है या अपॉइंटेड डायरेक्टर है? अब वो अपॉइंटेड डायरेक्टर है। इसको आपने खास तौर पे समझना है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस कि अगर ये वो अपॉइंटेड डायरेक्टर है तो उसको अगर रिमूव करना है डायरेक्टर को तो उसका तरीका डिफरेंट होगा। अगर एक इलेक्टेड डायरेक्टर है तो उसको रिमूव करने का तरीका बाद में आप देखेंगे कि वो डिफरेंट है। ठीक है जी। तो इसलिए आपने हम इसलिए समझ रहे हैं कि इलेक्टेड डायरेक्टर क्या है, अपॉइंटेड डायरेक्टर क्या है। अब जो तो पर्सन अनअपोजली ऐसे ही सिलेक्ट हो गया वो हमने कह दिया कि सीधा सीधा वो डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है एजीएम में बैठ के कहा गया हो लेकिन कोई किसी इलेक्शन कब होगा? अगर कंपनी ने 6 मेंबर्स रखने हैं, 6 फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स रखने हैं, 6 डायरेक्टर्स, और 6 के 6 कहते हैं हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, 6 के 6 डायरेक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर 6 डायरेक्टर्स रखने हैं और 10 लोग कहते हैं कि हम डायरेक्टर बनेंगे, अब जाहिर सी बात है इलेक्शन तब आता है कि जब उम्मीदवार ज्यादा हो। जब उम्मीदवार ही कोई नहीं हो, उम्मीदवार एक ही हो, तो वो सीधा सीधा अनअपोजिटली वो डायरेक्टर बन जाएगा। वो पर्सन जो भी है उस डेजिग्नेशन पे चला जाएगा। अब 6 डायरेक्टर रखने हैं, 5 फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जी हम बनेंगे, वो अभी स्टिल देयर इज अ वैकेंसी। वो जो 5 है वो तो सीधा सीधा डायरेक्टर बन जाएंगे। अब वो इलेक्टेड डायरेक्टर नहीं बल्कि अपॉइंटेड डायरेक्टर कहलाएंगे। और अगर सपोज 6 डायरेक्टर रखने हैं कंपनी ने और कंपनी कहती है जी कौन डायरेक्टर बनना चाहता है, तो लोग जो आपके मेंबर्स हैं वो कोई 10 या 12 लोग कहते हैं हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं। अब यहाँ इस केस में इलेक्शन होगा। वो इलेक्शन का प्रोसीजर हम नेक्स्ट अभी थोड़े देर बाद देखेंगे अपने सेकंड हेडिंग में। उस प्रोसीजर के थ्रू वो डायरेक्टर की सिलेक्शन हो जाएगी। ओके। और जो लोग जिनका इलेक्शन नहीं हुआ सीधा सीधा ऐसे ही सिलेक्ट हो गए वो कहलाते हैं अपॉइंटेड डायरेक्टर्स। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सेलेक्ट वो भी हुए लेकिन इनका इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन के बगैर हुए। ओके। अब आ जाइए नॉमिनी डायरेक्टर्स पे। नॉमिनी का मतलब होता है नॉमिनेट करना। नॉमिनेट करना मतलब किसी दूसरे बंदे की तरफ इशारा करके दूसरे बंदे को सिलेक्ट करना, अपने बिहाफ पे किसी दूसरे बंदे को सिलेक्ट करके कहना कि जी तुम मेरे बिहाफ पे करो। अब ऐसी कोई चीज हमने पढ़ी है कि डायरेक्टर किसी और के बिहाफ पे नॉमिनेट हो जाएं? हमने मेंबर की जरूर एक चीज पढ़ी हुई है कि जब हम मीटिंग पढ़ रहे थे तो मीटिंग में हमने रिप्रेजेंटेशन एट मीटिंग देखी थी और कहा था कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है तो आपको पता है कि वो मेंबर तो हो सकती है लेकिन वो मेंबर होने की वजह से कंपनी जाके उस कंपनी की जनरल मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि वो दोनों ही आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके भी मेंबर्स, अब ये जो कंपनी मेंबर है ये किसी पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, किसी ऑफिशियल को, जो कि जाके उस मीटिंग में बोलेगा, जो भी डिसीजंस होंगे इसके बिहाफ पे बोले जाएंगे। तो हमने कहा था कि ये पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है इस कंपनी का, ये ऑफिशियल इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि उस कंपनी ने उस पर्सन को नॉमिनेट किया। ये तो नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है जी, नॉमिनेटेड पर्सन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबर को। इसी तरह अगर एक कंपनी है दूसरी कंपनी की मेंबर है और उस कंपनी के पास इस चीज की पावर है, हो सकता है कि वो कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, मोर देन 50% शेयर होल्डिंग हो, 70% फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है। अब इस कंपनी के पास पावर है कि वो इस कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। तो इसके बिहाफ पे ये अपने मेंबर होने की वजह से अपने बिहाफ पे जो डायरेक्टर अपॉइंट करती है दूसरी कंपनी में वो नॉमिनी डायरेक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। दोनों कंपनीज हैं, जाहिर सी बात है डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होते,
वो नेचुरल पर्सन ही होते हैं। तो बी लिमिटेड जो है अपने किसी ऑफिशियल किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी एज अ डायरेक्टर कि जाओ ए लिमिटेड में हमने तुम्हें एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब वो ये जो बंदा अपॉइंट किया गया हो सकता है वो ए लिमिटेड का मेंबर ना हो। मेंबर कौन है? बी लिमिटेड। ये अभी हमने एक्सेप्शन देख लिया है जब हमने देखा कि एक मेंबर जो होगा वही डायरेक्टर होगा। ठीक है जी, डायरेक्टर होने के लिए मेंबर का होना जरूरी है। लेकिन अब ये एक्सेप्शन है कि ये जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं जो कि उस कंपनी के मेंबर ने अपॉइंट किए होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है। अब देखिए ए लिमिटेड की मेंबर कौन है? बी लिमिटेड। इसने इसके 70% फॉर एग्जांपल शेयर्स खरीदे हुए हैं। इसने इसके 70% शेयर्स खरीदे हैं। इसके पास पावर है कि ये यहाँ पे अपॉइंट कर सकती है ए लिमिटेड में अपना कोई पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। तो बी लिमिटेड ने क्या किया, किसी पर्सन को यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया एज अ डायरेक्टर। तो ये पर्सन खुद से ये डायरेक्टर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बी लिमिटेड के कहने पे डायरेक्टर बना है। इसको कह दिया कि ये नॉमिनेटेड डायरेक्टर है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर ही बड़ा ट्रिकी और इम्पोर्टेंट है, इसलिए जरा ध्यान से आपने चीजें देखनी है। अगली बात में वो कहता है कि जी हमने कुछ सिनेरियो पढ़े थे, आपको याद हो। एक थे डायरेक्टर्स मेंबर्स अपॉइंटेड बाय अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, ये कंपनी है, ये क्रेडिटर है कौन? सिग्मा लिमिटेड। ये है ए लिमिटेड। ये ए लिमिटेड ही है, मैं ए लिमिटेड की एग्जांपल ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं सिग्मा लिमिटेड जो कि क्रेडिटर है, अब मैं यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की एग्जांपल ले रही हूँ, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले रही हूँ, ये ए लिमिटेड ही है, यही कंपनी है। एक और कंपनी है असलम लिमिटेड जो कि बस इस कंपनी की मेंबर है, यानी कि इसने इस कंपनी के 20% शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स परचेज किए हैं। एक कंपनी मेन कौन सी है? ए लिमिटेड। सिग्मा लिमिटेड इस कंपनी की डायरेक्टर है। फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस कंपनी की मेंबर है। असलम लिमिटेड एक और कंपनी है, वो भी इस कंपनी की मेंबर है। जब आपने देखा था रिप्रेजेंटेशन एट मीटिंग, तो हमने यही देखा था कि जो क्रेडिटर्स हैं, अगर ये क्रेडिटर एक कंपनी है तो कंपनी खुद नहीं जा सकती, अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को सिलेक्ट करेगी और कहेगी जो इस कंपनी में मीटिंग्स हो रही हैं क्रेडिटर की, वहां पे जाके हमें रिप्रेजेंट करो। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ये फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक मेंबर तो है ए लिमिटेड की, लेकिन ए लिमिटेड की जब मीटिंग्स होंगी तो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद तो नहीं जा सकती, अपने किसी मिनिस्टर से कह के जी किसी ऑफिशियल को अपॉइंट करेगी और जाओ जी जाके हमारे बिहाफ पे उस मीटिंग में पावर्स एक्सरसाइज करो, वोट्स दो। इसी तरह एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है, अगेन ये कंपनी अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को, किसी ऑफिशियल को, एनी पर्सन को सिलेक्ट करके कहेगी कि जाओ हमारे बिहाफ पे इस कंपनी में जनरल मीटिंग में वोट कास्ट करो, पावर्स एक्सरसाइज करो और डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनो। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब ये कंपनीज, ये फेडरल गवर्नमेंट, सिग्मा लिमिटेड, ये असलम लिमिटेड, इन सब के पास एक और पावर भी है कि लॉ ने या इनके इस कंपनी ने लिखा हो कि ठीक है आप हमारे बड़े सप्लायर हैं, तो हम आपको ये पावर देते हैं कि हमारे बिहाफ पे हमने 7 डायरेक्टर्स रखने हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 डायरेक्टर्स।
एक डायरेक्टर आप सेलेक्ट कर दें। ठीक है जी, 7 डायरेक्टर्स रखने हैं, एक डायरेक्टर आप रख लें। इस क्रेडिटर को कहा, अब ये देखिए एक डायरेक्टर जो है ये इस क्रेडिटर ने रख दिया, बाकी कितने रह गए? 6 डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो अब कंपनी ने पूरे करने होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी ट्रिकी चीज बताऊंगी, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इसको छोड़ के हम बाकी एग्जाम्पल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर कंपनी आई फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। उसको कहा जी आप हमारी कंपनी के मेंबर हैं, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, आपको हम पावर देते हैं, आप हमारे बिहाफ पे यानी कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप 2 डायरेक्टर्स आप सेलेक्ट कर दें। 7 डायरेक्टर्स रखने हैं, 2 डायरेक्टर्स आप सेलेक्ट कर दें। इसके बाद ये कंपनी है, इस कंपनी से कहा कि आपके पास भी शेयर होल्डिंग 20% है, आपको सपोज हम पावर देते हैं, हम आप जो है एक डायरेक्टर आप सेलेक्ट कर दें। अब ये सारे हैं तो नॉमिनी डायरेक्टर्स, आपको पता है ये जिस पर्सन को भी सिलेक्ट किया जाएगा वो पर्सन नॉन मेंबर है, ये हैं तो सारे नॉमिनी डायरेक्टर्स। लेकिन इसकी चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, कहाँ पे? एक्ट कहता है, आगे जाके हम देखेंगे कि एक सिंगल मेंबर कंपनी में एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम वाली। तो जो कम से कम वाली चीज है वो तो पूरी करनी है, बाकी आप उससे एडिशन करना चाहते तो कर लें। एक्ट ने कहा कि मिनिमम मैं आपको कहता हूं कि कम से कम सिंगल मेंबर में एक डायरेक्टर तो जरूर होगा। अदर प्राइवेट कंपनी में कंडीशन लगा दी कि कम से कम 2 डायरेक्टर्स होंगे। पब्लिक कंपनी में अदर देन लिस्टेड यानी कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होंगे, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। लिस्टेड कंपनी में 7 डायरेक्टर्स होंगे। अब ये चीज बताने का मकसद क्या हुई, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले पॉइंट से। पहले आपको लॉ की चीज बता दी, उसने कहा कि सिंगल मेंबर में कम से कम एक डायरेक्टर होगा, आप कुछ भी करते जाएं, 2 रखने, 4 रखने, 5 रखने, वटेवर, एक तो लाजमी रखेंगे आप। अदर जो भी प्राइवेट कंपनी उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर रखने हैं। पब्लिक अनलिस्टेड में 3 डायरेक्टर और लिस्टेड कंपनी में कम से कम 7 डायरेक्टर। हम एग्जांपल लेते हैं कि जी ये जो ए लिमिटेड है ये एक लिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब इस कंपनी को लॉ ने कहा आपने कम से कम 7 डायरेक्टर्स रखने हैं। अब वो डायरेक्टर्स की जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बता रहा है, कंपोजिशन। वो कहते हैं कि ये जो डायरेक्टर्स है ना जो क्रेडिटर ने सिलेक्ट किए हुए हैं ये इसका पार्ट नहीं होंगे, ये 7 डायरेक्टर्स आपने जो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये जो आप डायरेक्टर रख रहे हैं आपने फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 7 डायरेक्टर्स रखने हैं, कंपनी ने 7 डायरेक्टर्स रखे जिसमें से एक डायरेक्टर जो है वो क्रेडिटर ने सिलेक्ट किया हुआ है, वन क्रेडिटर नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर। लॉ कहता है कि मैं इस चीज को नहीं मानता, ये जो डायरेक्टर क्रेडिटर ने अपॉइंट किया है ये तो स्पेसिफिकली सिर्फ उसके इंटरेस्ट को शो करेगा। यहाँ पे आके वो अगर इस कंपनी में आके बात करेगा, कोई डिसीजन करेगा, कोई भी आके मैटर की बात करेगा मीटिंग में, वो तो उसको सिर्फ ये होगा कि इस क्रेडिटर का फायदा सोचे, बस वो कंपनी का तो कोई फायदा नहीं सोचेगा। इसलिए लॉ ने कहा कि लिस्टेड कंपनी या कोई भी और कंपनी अपनी जब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले डायरेक्टर्स देखे तो ये उसका पार्ट नहीं होगा, ये वाला डायरेक्टर जो कि क्रेडिटर ने सेलेक्ट किया है। इसका मतलब आपने जो 6 डायरेक्टर रखे हैं आपको इसके अलावा एक और डायरेक्टर रखना पड़ेगा,
इस डायरेक्टर की कोई हैसियत नहीं है लॉ की नज़र में, क्योंकि हमने पता है कि डायरेक्टर पूरी कंपनी का डायरेक्टर होता है, जबकि ये डायरेक्टर तो क्रेडिटर ने सिलेक्ट किया है और वो स्पेसिफिक किसी चीज के लिए या ऐसे ही मैटर पे बात करेगा जिसमें क्रेडिटर का फायदा हो। इसलिए लॉ ने कहा कि आपने जो मैं बता रहा हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ये वाला अगर आपने डायरेक्टर सिलेक्ट किया है तो ओके रख लें, आप अपनी मर्जी है, लेकिन मैं जो डायरेक्टर बता रहा हूँ ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, आप एक अलग से मजीद एडिशनल डायरेक्टर रखिए। ओके, अब एक और चीज, लिस्टेड कंपनी ने कम से कम 7 डायरेक्टर रखने हैं, लेकिन वो कंपनी क्या करती है 9 डायरेक्टर्स रख लेती है ऐसे दूसरे, और एक डायरेक्टर जो है वो नॉमिनेटेड बाय क्रिएटर है। क्या कंपनी को मजीद डायरेक्टर रखने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि उसने लिस्टेड कंपनी के लिए जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी 7 डायरेक्टर्स की वो पूरी कर दी है। अब कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो डायरेक्टर्स रखे। ठीक है जी, लॉ ने मिनिमम रिक्वायरमेंट जो बताई है उससे अगर आप कम पे जाते हैं तो वहां पे लॉ आता है, तो इसलिए आपको वहां पे कंप्लायंस करनी है। अच्छा, अब एक और चीज, वो कहते हैं कि ये जो डायरेक्टर सिलेक्ट किए हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, इसको मैं मान लेता हूँ, ये पर्सन जो है मैं मान लेता हूँ कि ये डायरेक्टर है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, नॉमिनेट किए हैं। ये हो सकता है कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट को शो ना करें, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेसिफिक इंटरेस्ट को शो नहीं करती। गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बल्कि एक हायर अथॉरिटी है। तो यहाँ पे उसने कह दिया जी कि बस लॉ ने कह दिया कि इस डायरेक्टर को मिनिमम अपनी जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई उसमें इंक्लूड नहीं करना, लेकिन जो डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कैलकुलेशन का पार्ट बन सकते हैं। जैसे कि कंपनी ने 7 डायरेक्टर्स रखने हैं, उन 7 डायरेक्टर्स में से 3 डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और बाकी के 4 डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बाकी जिनका इलेक्शन हुआ और बाकी प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्ट हुए। तो वो कह रहे हैं कि जो 3 डायरेक्टर्स हैं ये मैं मान लेता हूँ ये वाकई जो मिनिमम कैलकुलेशन है उसका पार्ट बन सकते हैं और ये डायरेक्टर्स के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं। अच्छा जी, और उसने कहा कि ये यही होगा, चूंकि अब ये मिनिमम मैंने जो रिक्वायरमेंट बताई है उसका पार्ट बन रहे जा रहे हैं, तो ये समझा जाएगा कि ये ऐसे ही सिलेक्ट हुए हैं जैसे इनका इलेक्शन हुआ है। ये वाले जो डायरेक्टर्स हैं जो नॉमिनेट किए फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, तो लॉ ने कहा कि ये मिनिमम का पार्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आर डीम्ड टू बी एज एन इलेक्टेड डायरेक्टर्स। ठीक है जी, कि इलेक्टेड डायरेक्टर जैसे कि ऑल्दो इनका इलेक्शन बाकायदा नहीं हुआ लेकिन डीम्ड टू हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टर एंड शेल बी कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर एनी कंपनी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बुक पे और देखते हैं कि हमने कितना पढ़ लिया है और थोड़ा सा हम चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे 2 चीज़ें रह गई हैं, 2 हेडिंग्स। पहली क्या थी जी? इंट्रो देख लिया, फिडुशियरी रिलेशनशिप देख लिया, सीसीजी देखा, नेचुरल पर्सन, नॉमिनी डायरेक्टर्स। अब इसमें 2 चीज़ें रह गई, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस और कंसेंट। इसको भी उसमें हम ज़रा कंसेंट पहले देख लेते हैं। कंसेंट है हमारा 7th पार्ट, वो पहले देख लेते हैं। कंसेंट पे यही कहते हैं कि जी कोई भी डायरेक्टर तब तक डायरेक्टर नहीं बनेगा जब तक कि उसकी उस चीज़ पे कंसेंट नहीं होगी। ये तो सीधी सी बात है। अब अगर ये बंदा कह रहा है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, इलेक्शन कराओ मेरा,
तो कंसेंट तो है, लेकिन लॉ ये क्यों कह रहा है कंसेंट में का लाजमी बात उसने क्यों लिखी है? एक बंदा डायरेक्टर बन रहा है, उसका इलेक्शन हो रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उसकी कंसेंट होगी। लेकिन लॉ कहता है कि ठीक है मैंने मान लिया कंसेंट है, लेकिन मुझे चाहिए रिटन कंसेंट। कल को ये डायरेक्टर मुकर जाए या डायरेक्टर अपने बिहाफ पे कहे कि मैं तो डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहता था, या मैं डायरेक्टर हूँ ही नहीं इस कंपनी का। इसलिए कहा क्या कि कोई भी पर्सन, वो चाहे इलेक्टेड डायरेक्टर है, चाहे वो अपॉइंटेड डायरेक्टर है, या फिर इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव है, या इलेक्टेड अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव है, उस पर्सन ने अगर अपनी कंसेंट इन राइटिंग डायरेक्टर बनने के लिए और चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए फाइल नहीं की है, तो वो पर्सन ना तो डायरेक्टर हो सकता है और ना ही चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है। तो कंसेंट इज कंपल्सरी, कंसेंट इज मैंडेटरी। और जब बात करें कि फाइल करने की कंसेंट, तो जाहिर सी बात है फाइल किसको करनी है? रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार को डायरेक्टर बनने के बाद, डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह बने हैं, डायरेक्टर और सीईओ बनने के बाद आपने अपनी फौरन से कंसेंट इन राइटिंग फाइल कर देनी है विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे ही डायरेक्टर्स की सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई, 15 दिन के अंदर अंदर फटाफट अपनी कंसेंट लिखें कि मैं बिल्कुल मेरी कंसेंट ली गई है, मैं एग्री करता हूँ, मैं मुत्तफिक हूँ इस बात पे, मैं अपनी मर्जी से इस कंपनी का डायरेक्टर बना हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वगैरह वगैरह। ठीक है जी। और वो कंपनी फाइल कर देगी कंसेंट टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट। और अगर वो डायरेक्टर इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट हुआ हुआ है तो अगेन उस इलेक्शन से 15 दिन के अंदर अंदर आपने कंसेंट फाइल कर देनी है। इसके बाद है जी हमारा असाइनमेंट ऑफ ऑफिस एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर। इसको भी हम अभी देख लेते हैं। दैट वाज 6th हेडिंग, 6th पार्ट आप कह लें। ऑल्टरनेट डायरेक्टर ब्रैकेट में नहीं है, यहाँ पे एंड है, एंड अच्छा शुरू में लॉ एक बात कहता है, उसने कहा वैसे असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का क्या मतलब होता है कि आपने अपना काम किसी दूसरे के जिम्मे लगा दिया, असाइन कर दिया कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं अपना काम अपनी अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट कर दूँ और मेरा काम अब मेरी बजाय ये पर्सन करेगा। ये होता है कि आपने अपना ऑफिस असाइन कर दिया, यानी कि कंप्लीट आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी किसी और पर्सन को डेलीगेट कर दी। पहला तो सवाल ये कि क्या डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन कर सकता है? लॉ ने कहा कि एक डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता। एक डायरेक्टर, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर है, वो अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता किसी भी दूसरे पर्सन को। ठीक है जी। एक डायरेक्टर किसी और, चाहे वो पर्सन चाहे कोई मेंबर है या चाहे कोई भी पर्सन उसका भाई है, वो उसको अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता। और ऐसा अगर वो कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो पहले दिन से ही वॉइड होगा, और जो चीज़ पहले दिन से ही वॉइड हो उसको वॉइड एब इनिशियो कहते हैं। वॉइड एब इनिशियो ये एक टर्म है जो यूज़ होती है, जो अब मर्केंटाइल लॉ जब देखेंगे उसमें भी ये टर्म यूज़ करेंगे। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ कि जी ये लो मैं अपना ऑफिस असाइन करता हूँ, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। पहली बात। फिर कहा जी ठीक है, ज़रूरी काम आ जाते होते हैं, डायरेक्टर्स भी बिजी पर्सन होते हैं, कहीं जाना पड़ सकता है, किसी शायद उनकी अवेलेबिलिटी ना हो उस कंपनी में उस टाइम के लिए, तो कहीं जाना पड़ सकता है, कोई और काम आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट काम आ सकते हैं। ठीक है जी। और मीटिंग्स आ सकती हैं। तो लॉ कहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पे आपको लेवरेज देता हूँ,
लेकिन मैं अगेन पहले ये कह रहा हूँ कि आप अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकते। ये अगर एग्रीमेंट करेंगे आप तो वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा, पहले दिन से वॉइड होगा, कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। ये ऐसा एग्रीमेंट बाय लॉ इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। उस पार्टी के खिलाफ ना कोई सू कर सकते हैं, कोई मतलब वो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है जी। बाद में वो कहते हैं लेकिन अगर एक डायरेक्टर विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, अब यहाँ पे उसने बोर्ड लिखा यानी कि बोर्ड से मुराद अगेन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अगर एक डायरेक्टर बाकी डायरेक्टर्स की अप्रूवल के साथ एक ऑल्टरनेट या आप कह लें कि जी अपना सब्स्टिट्यूट अपॉइंट कर दे तो हम मानेंगे कि ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं है, बल्कि ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है। ये ऑफिस असाइन करना नहीं है, ये ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो ये कि ये देख लीजिए कि ये जो डायरेक्टर अप्रूवल ले रहा है बोर्ड की और ऑल्टरनेट कर या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है, ये देख ले कि वो 90 दिन से ज्यादा टाइम के लिए जा रहा हो, नॉट लेस देन 90 डेज। तो ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं है, बल्कि ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है। अब यहाँ भी आपको पता है कि लॉ हमेशा नेगेटिव करके बात करता है। वो ये भी कह सकता था मोर देन 90 डेज, लेकिन उसने कहा नॉट लेस देन 90 डेज। अब जो बुक में जिस तरह से बात लिखी हुई है हम उसको भी देखते हैं, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा पहले समझ लें कि शुरू में उसने कहा कि ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं है, ऑफिस असाइन नहीं हो सकता एक डायरेक्टर का दूसरे किसी भी पर्सन को। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। फिर उसने कहा कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक पर्सन अगेन डायरेक्टर विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देता है एक ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर और वो खुद नॉट लेस देन 90 डेज के लिए अब्रोड जा रहा हो, वो अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान में, नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो फिर ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं है, इज नॉट एन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। इट्स मीन कि ये काम फिर हो सकता है। अगर ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं है तो फिर हो सकता है। शुरू में उसने कहा कि ऑफिस असाइन नहीं करना, वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन फिर उसने एक्सेप्शन कहा कि अगर एक डायरेक्टर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड एक ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है और वो 90 दिन से कम के लिए नहीं जा रहा, इसका यही मतलब बनता है अगर वो 90 दिन से कम के लिए नहीं जा रहा, यानी कि 90 दिन से ज्यादा के लिए जा रहा है बाहर अब्रॉड और वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं है। इट्स मीन कि ये सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट वैलिड है। ठीक है, तो ये अगर आप आम 3-4 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ ना आए। मैंने उस तरह से समझाया है जैसे आपकी बुक में लिखा है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। आपने उसी तरह से ही लिखना है। और अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं, नॉट लेस देन की बजाय मोर देन 90 डेज करना चाहते हैं, तो फिर आपको फिर ये है कि पूरी वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि एक डायरेक्टर विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्टरनेट या सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट करता है और वो मोर देन 90 डेज के लिए अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, तो इट शैल नॉट बी अ असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। ठीक है जी। इसको फिर उसके बाद यह है कि जी जैसे ही वो डायरेक्टर जो बाहर गया पाकिस्तान से बाहर, और जैसे ही वो पाकिस्तान में रिटर्न होगा, वापस आएगा,
तो ये जो डायरेक्टर उसने सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया था वो फौरन अपना ऑफिस वेकेट कर देगा, यानी कि जैसे ही वो पाकिस्तान आ गया अब ये डायरेक्टर सब्स्टिट्यूट और जो भी है ऑल्टरनेट डायरेक्टर इसकी टर्म खत्म हो जाएगी, ये फौरन अपना ऑफिस विकेट कर देगा यानी कि छोड़ देगा। लॉ ने कह दिया कि अब इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब इसके पास वो पावर अथॉरिटी नहीं है कि ये एज अ डायरेक्टर उस कंपनी में काम कर सके। अच्छा जी, अब आ जाए हम जरा बुक से कि हमने काफ़ी चीज़ें आज कवर की हैं। अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर 6 हेडिंग्स, डायरेक्टर्स, नंबर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी अभी हमने चीज़ें नहीं देखी। ये नंबर, इलेक्शन, सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी, वेकेशन, ये अभी हमने कुछ नहीं देखा इसमें से। हम अपने फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की फर्स्ट हेडिंग्स पे थे डायरेक्टर्स की। उस डायरेक्टर्स के अंदर हमने देखा इंट्रोडक्शन, ये सारा आप पढ़िए आपको समझ आ जाएगा। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप देखा, कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नेचुरल पर्सन ओनली टू बी डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स के बारे में देखा, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स और कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। ये सारी चीज़ें हमने आज के अपने लेक्चर में कवर की हैं। इसके साथ हमने ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की भी थोड़ा देख लिया क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में ये ज़रूरी चीज़ थी ये पढ़ना, तो हमने ये भी पढ़ लिया। आप कोशिश करें कि इसको अच्छे से याद करें। हम अपना नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह लाइव सेशन करेंगे, तो आप वो गो टू मीटिंग लाइव सेशन में आए काइंडली, उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। कोई भी आपको ट्रिकी चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ें हैं, वो आप लाइव मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसलिए आप अपनी उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत करें। तो जब भी लाइव सेशन हो आप उसको अटेंड करें आके, ठीक है जी। आज भी हमारा एक लाइव सेशन हुआ था, तो जो कि बच्चों ने अटेंड नहीं किया, दैट इज़ वाज 11 मई को हमारा लाइव सेशन हुआ था, तो वो बच्चों ने अटेंड नहीं किया। सिर्फ 5-6 बच्चे थे आई गेस, या 7-8 बच्चे थे, तो इतने बच्चों ने अटेंड किया। तो वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग उस लाइव सेशन को अटेंड करें और अपनी क्यूरीज आके वहाँ पे डिस्कस करें बाकायदा, ठीक है जी। तो आप ये अब इसको बुक से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला अपना फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर ही नंबर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स भी इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।